हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप भी जो है क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी जो है क्लास 10th में बढ़िया से बढ़िया अंक लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। और वैसे स्टूडेंट जो कि क्लास 10 2027 के एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड 2027 के, यानी कि वैसे बिहार के छात्र छात्राएं जो कि हमारे जो 2027 में एग्जामों में बैठने वाले हैं, वो जाकर जो है हमारा इस क्लास को जरूर देखिएगा और शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट नंबर 8। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेट नंबर 8। और सेट नंबर 7 को हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा था। और क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसका? तो गणित यानी कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जो है आता ही आता है, ठीक है ना। और जो है इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में जिस प्रकार से आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के एग्जामों में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो है आप लोग क्लास को बिना स्किप किए आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्लास के एंड में हम लोगों ने और भी मजेदार सब क्वेश्चन करके रखा है। तो आप लोग जो है क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो कि नए नए हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चलते हम लोग अब बिना टाइम गवाए अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संख्या, क्या लिखा हुआ है? संख्या 0.32 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसका पॉइंट हम लोग उड़ा देंगे। तो नीचे में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। तो क्या हो जाएगा? ये 32 बटे 100। दुक्का चरका चर से अगर हम लोग भागा लगा देंगे, ये कितना बार में? 8 बार में। और ये कितने बार में? 25 बार में। कितने बार में? 25 बार में। तो 8 बटे 25 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में? 8 बटे 25। तो आप लोगों को बी में दिख रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो सेट नंबर 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन एक भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। ये नई बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो तथा 2.5 के बीच का जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्याएं आप लोगों को हमने बताया है कि रूट वैसी संख्या जो कि रूट के अंदर में हो और उसका पूर्ण वर्ग ना निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वो कैसी संख्या, जैसे अंडर रूट 11, ये भी क्या है? अपरिमेय ही है। और ये अंडर रूट क्या है? 5, अंडर रूट 22 और अंडर रूट 12, सारा का सारा अपरिमेय ही है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है हम लोगों को? तो 2 तथा 2.5 के बीच, किसके बीच? 2 तथा 2.5 के बीच। तो हमेशा याद रखिएगा कि 11 तो नहीं हो सकता है। बोलो क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग बोलिए क्यों नहीं हो सकता है सर? तो याद रखिएगा कि एक तो हम लोग अगर 9 रखें तो 9 का तो 3 निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 11 का 3 पॉइंट में कुछ निकल के आएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग चले 22 में, तो अच्छा 11 जब नहीं हो सकता है तो क्या 22 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। 12 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी कारण से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है आप लोग याद रखिएगा कि अंडर रूट 4 का जो है ना, वो अंडर रूट 4 का बाहर 2 निकलता है। तो बताइए कि अंडर रूट 5 का 2 पॉइंट कुछ नहीं निकल के आएगा। तो ही बोल रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में कौन ऐसा अपरिमेय संख्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस प्रकार से जो है एक क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य यानी कि सही है। तो हमेशा याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है ना, वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, ठीक है। और कहता है एक परिमेय और एक परिमेय वह नहीं, यहाँ पे और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और, ठीक है ना। एक अपरिमेय और एक परिमेय
एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का हम लोग गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ये कथन क्या है, सही है। और चलते हैं हम लोग अगला कथन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला कथन कहता है कि दो अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होगा वो हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी कि जोड़ करेंगे या फिर घटाव करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो बोल रहा है कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है ना। ये भी इसी कारण से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा गलत, और ये भी गलत, और इसको इनमें से कोई नहीं। तो ये जब सही हो रहा है तो हम लोग डी में क्यों जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये बातें आप लोग जो है याद रखिएगा, एक सेकेंड, कि ये बातें सारी बातें आप लोग जो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या सॉरी एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय। और ये कथन ये याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, वो परिमेय भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे √2 गुना √2, ये दोनों अपरिमेय संख्या ही है ना। तो बताइए कि √2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √4 हो जाएगा ना, और √4 क्या एक परिमेय संख्या है। तो इसी कारण से ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखेंगे तो कहता है कि इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे तो कहता है कि दो अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है वो हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि हो सकता है। जैसे इसी अगर एग्जांपल को लेना चाहेंगे √2 या फिर प्लस में √2, तो क्या दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही है ना। तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। यहाँ कह रहा है नहीं, तो इसके कारण ये भी क्या हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इतनी बातें आप लोग जो है याद रखिएगा और जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब भी आप लोग हमारे इस क्लास को मतलब करने बैठिएगा तो पेन और पेपर साथ में लेकर जरूर बैठिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बिना पेन पेपर के आप लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस क्या करना क्या होगा, बस क्लास देखेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ पे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग जो है अच्छे से देखिए, एक एक करके एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अभी जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव है ना, होता है ना एग्जामों में 50%। जब जो है 2018 से पहले अगर उठाएंगे क्वेश्चन तो उसमें जो होता है उसमें क्या होता था कि सारा का सारा लिखना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, लिखना, तभी आप लोगों को नंबर मिलता। अगर आप उस एग्जाम में 2017 से पहले अगर नहीं लिखते तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलता। और अभी क्या है कि आप लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव मार्क के आ जाएंगे, तो 50 में 50 अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ गए, अगर सही मार्क के आ जाएंगे तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों को सिर्फ पास होने के लिए नहीं और अच्छे से अच्छा अंक लाने के लिए भी पढ़ना है। ठीक है ना, और उस टाइम में मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि उस टाइम में क्या होता था कि सारा का सारा प्रश्न को लिखना पड़ता था। लेकिन अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलता है 50% और 50% क्या मिलता है, लिखने वाला सब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, तो कहता है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, क्या है, n प्राकृत संख्या है तो √n क्या हो सकता है, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं। कैसे, अभी याद रखिएगा कि n एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या जैसे 2 ले लेंगे तो ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे 3 ले लेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, और 4 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो ये परिमेय हो गया, तो ये क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय। तो हमेशा प्राकृतिक नहीं ना बोल सकते हैं ना। अगला बोल रहा है कि हमेशा अपरिमेय भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि √2 लेंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, लेकिन √4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय हो जाएगा। या फिर √9 ले लेंगे तो ये भी परिमेय हो जाएगा, √16 ले लेंगे ये भी परिमेय हो जाएगा। अगला कहता है कि हमेशा परिमेय भी नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन डी कहता है कि कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा आप लोगों को, देखिए कहता है कि कभी, ऑप्शन नंबर डी, कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए कि प्राकृतिक संख्या हम लोग कह सकते हैं ना कि अगर √4 आ गया, क्या आ गया, √4, तो उसका बाहर क्या निकलेगा, 2, तो 2 को हम लोग कह सकते हैं ना कि ये प्राकृतिक संख्या है। अगर √9 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा 3, तो इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। हम मान रहे हैं कि इसको हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं, लेकिन उसको तो हम लोग साथ में हम लोग प्राकृतिक संख्या भी तो कह सकते हैं ना। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि वाई स्क्वायर बहुपद, वाई स्क्वायर नहीं, वाई पर पावर 3 है, क्या है, वाई पर पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y और फिर प्लस में 1, प्लस में क्या है 1 का घात है। इस प्रकार से अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछे तो घात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है घात और ये क्या है 3 है घात और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है घात। तो याद रखिएगा कि ये तीनों आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मारना है, बस करना क्या है, जो अधिकतम यानी कि जो सबसे अधिक घात हो उसे हम लग मारना है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोल्व करना है, ठीक है, यानी कि अधिकतम पावर देखना है हमको। क्या देखना है, इसका कहने का मतलब ये कि अधिकतम घात कितनी है, तो क्या हो जाएगा 3 राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास जो है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लग रहा है या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं या नहीं, आप लोग एग्जाम में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद, क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः जो है 2 और -15 है तो बहुपद होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को थोड़ा जूम करेंगे, क्या करेंगे, जूम करेंगे, एक सेकेंड, फिर इसका क्या करेंगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को अगर याद हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा, क्या होता है, और अल्फा प्लस में बीटा क्या दिया गया हम लोगों को 2 दिया गया है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है और वो कितना दिया गया, तो माइनस में 15 दिया गया। ये बात पता है ना आप लोगों को कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और -15 दिया गया है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स और फिर प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे 2 है क्या, तो 2 लिखेंगे और इंटू में एक्स है तो 2x हो जाएगा क्या। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे और प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग बताइएगा कि -15 है ना, तो -15 यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 15, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15। कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 15, ऑप्शन ए ही सही लग रहा है क्या। अरे ये क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15, ये क्या के निकल रहा है हमारा आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जो है स्टार जरूर लगा लीजिएगा इसमें, जो भी मैं स्टार लगाने बोलूंगा तो याद रखिएगा कि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, क्या है, अगर भी आई बहुत सारा स्टार लगाने बोलूंगा तो बहुत सारा भी आई तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि के यहाँ पर के किस मान के लिए, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा क्वेश्चन में, कहता है कि के याद रखिएगा यहाँ पे ये वाला के होना चाहिए, अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला के होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटर वाला के होना चाहिए, क्या होना चाहिए के, यानी कि कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना और इतना इतना का एकमात्र इतना हल है। अच्छा एक बात बताइए कि 2 समीकरण आप लोगों को दिया गया है, कौन कौन है, तो 2x पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, अगला क्या है 2kx प्लस में 7x माइनस में 5 बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए, और यहाँ पर जो इसका हल दिया गया x बराबर 1 और y बराबर माइनस में 1, तो आप लोग बताइए कि उसका हल निकालना क्या जरूरी है, इन दोनों का नहीं जरूरी है क्योंकि इसका हल तो दिया गया है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि हमें यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए इस वाला इक्वेशन को हम लेंगे नहीं लेंगे, क्यों, इस वाला समीकरण को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो है इसमें के का मान नहीं है और इसमें के का मान है और के का मान हमें निकालना है तो के वाला इक्वेशन को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो के वाला अगर हम लोग इक्वेशन को लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए कि 2kx प्लस में 7x माइनस में 5 और इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। बताइए कि 2 के जगह में हम लोग 2 के लिखेंगे और याद रखिएगा कि x के जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं 1, क्योंकि x का मान 1 है यहाँ पर, और प्लस में 7x, सॉरी यहाँ पे 7y होना चाहिए ना,
ठीक है। तो 7y, तो y का मान क्या है माइनस में 1, माइनस में फिर 5 है, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 2k गुना अगर हम लोग 1 करेंगे तो 2k ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुना माइनस 1 करेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे क्या है माइनस में 5, और माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा तो 0। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -2 के सॉरी -2 के नहीं 2k, और ये माइनस में 7 माइनस में 5 जोड़ेंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा क्या, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस में 12 बराबर के अगर हम लोग उस पार भेजना चाहेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, यानी कि इधर हम लोग लिखना चाहेंगे कि 2k बराबर प्लस में 12 हो जाएगा, और दुक्का दूसरे इसको हम लोग विभाजित कर देंगे तो k बराबर क्या 6 निकल के आएगा क्या, तो k का मान क्या निकल के आया हमारा 6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी लग रहा है क्या आप लोगों को, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी बी नहीं सी है ना, गलती हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास जो है आप लोग जरूर बताइएगा, और नए स्टूडेंट जितने भी आए हैं हमारे इस क्लास में तो उन सारे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो है पीछे की क्लास जरूर देखिएगा जाकर एक बार, और बताइएगा कि वो क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा। और याद रखिएगा कि नए स्टूडेंट बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को मत भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि निम्न में से क्या कहता है, निम्न में से कौन इतना इतना और इतना इतना का हल है। अच्छा, इतना इतना का हल पूछा है तो क्या निकालेंगे हम लोग, इसका हल निकालेंगे, और हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्लास को थोड़ा जूम करेंगे और फिर क्या करेंगे बनाएंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन का हम लोगों को हल करना है। तो हम लोग पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं 2 भागों में, और 2 भागों में बांट कर तब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, कहता है समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 कि x माइनस 2y बराबर क्या है 0, और अगला इसको हम लोग मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, और अगला समीकरण क्या है हमारा, तो अगला समीकरण है हमारा 3x, क्या है 3x प्लस में 4y अब बराबर में क्या है 10 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 2 हो गया, तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और इसको 1 से, क्योंकि इसको हम लोग जो है माइनस वाला को हम लोग कटाएंगे, 2 से गुना कर देंगे तो बताइए कि 2x और फिर माइनस में 2 गुना 2 4y अब बराबर 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा क्या, अब 1 से गुना कर देंगे अगला इक्वेशन को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 4y क्या हो जाएगा हमारा 10। तो आप लोग बताइएगा कि ये 4y खत्म हो गया ना, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, दोनों प्लस में है तो 5 क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, अब बराबर में ये 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा ना। तो बताइए कि यह 5 और 10 2 बार में कटा, यानी कि जो हमारा x का मान जो निकल के आया है, x का मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 2 निकल के आया, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख सकते हैं, किसका लिखना है आप लोगों को, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, और बताइएगा कि समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y अब बराबर 0, ये समीकरण 1 है ना, तो हम लोग x के जगह में x का मान रखेंगे। बताइए कि x की जगह में 2 रखेंगे, माइनस में 2y अब बराबर क्या है 0 है। बताइए कि ये जो 2 है बराबर के उस पार भेज देंगे तो माइनस में 2 होगा ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 2y अब बराबर माइनस में 2, क्योंकि ये प्लस में y उधर जाए सॉरी प्लस में 2 उधर जाके माइनस में 2 होगा, माइनस और माइनस इधर क्या हो जाएगा खत्म, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा एक बार में, यानी कि y का मान 1, यानी कि x का मान क्या निकल के आया था 2 और y का मान क्या निकल के आया 1। 2 और 1 कहाँ में है, कौन सा ऑप्शन में है हमारा 2 और 1, तो याद रखिएगा कि 2 और 1 ऑप्शन ए में ही है, किसमें है ऑप्शन ए में। तो आप लोग जो है उस सारे को बातों को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, और याद रखिएगा कि इस प्रकार से विलोपन विधि जो हम बनाए अभी जिस भी विधि से बनाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और उस विधि से आप लोग जो है उसके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा और जो है बढ़िया से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, और आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, और याद रखिएगा कि ये सब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं आज से पहले एक भी क्वेश्चन शायद नहीं आया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे आ सकता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ के रखा है 7 सेट तक, यानी कि 1 से लेके 7 तक, आज जो हम लोग 8वां पढ़ रहे हैं ना, तो 1 से लेके 7 तक अभी भी जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े 9 में आ गए, तो एक भी क्वेश्चन जो है पिछले सेट का नहीं मिला है हम लोगों को। और जब पहले पढ़ते थे तो सेट जो है मैच कर जाता था, पिछले सेट का क्वेश्चन यार इस सेट में मैच आ जाता था, लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन अभी तक वैसा नहीं आया। कहता है अगला, यदि 2k माइनस 1 कोमा के समीकरण 10x प्लस में 9y बराबर 12 है, 12 का हल हो तो k का मान, यानी कि कह रहा है यहाँ पर ये कि यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना
ये जो समीकरण दिया गया आप लोगों को, इसका जो हल दिया गया, ये क्या दिया गया आप लोगों को, हल, यानी कि 2 के हम मान सकते हैं कि ये x का मान क्या है, यहाँ पर 2 के माइनस में 1 है, ठीक है, और y का मान क्या है, तो सिर्फ k है। तो इसी अगर x और y का मान अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ पर k का मान निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, k का। तो देखते हैं अभी हम लोग कैसे बनाएंगे, क्लास को पहले हम लोग जूम करते हैं, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, बढ़िया से बांटते हैं ना थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या माने, इसको x का मान माने, इसको y का मान माने, क्या माने, x का और इसको y का। तो बताइएगा कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग मान रख दे, यानी क्या कहता है 10x प्लस में 9y और बराबर में कितना है 12, तो बताइएगा कि 10 गुना x का मान कितना है, तो x का मान क्या है 2 के माइनस में 1, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ जाएगा ना यहाँ पे, प्लस 9 गुना k का मान क्या है, तो सॉरी 9 गुना y का मान क्या है, k है, अब बराबर में क्या है, तो 12, तो 12 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए कि इसको हम लोग गुना कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 20 के, और फिर माइनस में 10 गुना 1, तो माइनस में 1, माइनस में 10, और प्लस में 9 गुना के, तो 9 के, अब बराबर में क्या हो जाएगा 12। कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को, बताइए कि 10 के और यहाँ पे 9 के दोनों को जोड़ देंगे तो 19, 10 9 19 के हो जाएगा। और बताइए कि 12 सॉरी 10 और 10, अच्छा एक बात बताइएगा यहाँ पर, क्या बोलिएगा, क्या यहाँ पे सही लग रहा है ना, 20 के हो गया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 9 के हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 19 के होगा, कितना होगा 19 के, ठीक है। सही लग रहा है ना आप लोगों को, हमें तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हम थोड़ा गलती मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 10 दोनों को जोड़, यहाँ पे 29 के होना, हाँ यहाँ पे 29 के होना चाहिए ना दोस्तों। यहाँ जो हम लोग 19 के क्यों लिखे, 20 और 9 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे 29 के होना ना, 29 के ना हो जाएगा, 29 के होगा, तो हम लोग 19 के क्यों लिखे थे, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 के होगा ना। अब फिर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 10 और इक्वल टू में 12। अब देखते हैं हम लोग कहाँ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहाँ 10 है तो उधर बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, यानी कि 29 के अब बराबर में क्या हो जाएगा 12 और फिर प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि 29 के अब बराबर में क्या हो जाएगा 22, यानी कि के बराबर क्या निकल के आया, तो हमारा 22/29 निकल के आया। देखते हैं 22/29 कोई सा ऑप्शन में नहीं है क्या, बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। 22/29 क्या था हमारा आंसर, 22/29, तो एक भी ऑप्शन में ये नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 22/29। हम लोगों ने गलती बनाया क्या, सही तो बनाए हम लोग, बिल्कुल सही बनाए, फिर भी आंसर क्यों नहीं आया हम लोगों का। चलिए एक बार फिर से देख लें, क्या देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो क्लास को फिर से जूम करते हैं और देखते हैं फिर से, ठीक है। आप लोग घबराइए मत, हम लोगों ने वहां पर सही बनाया था, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा और ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस में क्या हो जाएगा 9y अब बराबर में क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना x का मान क्या हो जाएगा हमारा 2 के और माइनस में 1 और फिर गुना 9 गुना के, सॉरी y का मान क्या है के आर इक्वल टू में 12, सेम तो बनाए थे, 10 गुना 20 के होगा, 20 के हुआ था और फिर माइनस में 10 हो गया था और ये दोनों को गुना कर दिए थे हम लोग, तो प्लस में क्या हो गया था हमारा 9 के, क्या हो गया था, यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या हो गया था 9 के आर इक्वल टू में 12 और यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इसको और इसको जोड़ दिए थे, फिर इसको उधर जाके प्लस में भेजे थे और उसको भी जोड़ दिए थे, तो क्या हो गया था हमारा 29 के 29 बटे क्या हो गया था 12, यानी कि के इक्वल टू क्या आया था 29/12। सही तो निकला, क्या आया था हमारा आंसर 12 नहीं 22, ठीक है, सही निकल के आया था, ठीक है। तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि nx नहीं xn लिखा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पर जो xn दर्शा रहा है वो x पे पावर n है, क्या है x पे पावर n और प्लस में 1 है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो कहता है कि का गुणांक जो है, एक गुणांक है x प्लस में 1, तो n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा या फिर एक सम पूर्णांक होगा या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक या फिर एक धनात्मक पूर्णांक। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक विषम पूर्णांक होगा, क्या हो जाएगा हमारा जो n का मान होगा, ये जो n का मान पूछा है तो n याद रखिएगा कि एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि 2
टेन 30 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 गुना टेन 30 डिग्री का मान आप लोग बताइए कि 1/√3 होता है ना। तो बताइए कि 1/√3 यानी गुना कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा ना। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कहाँ पे 2/√3? ऑप्शन डी लग रहा है क्या? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा ये समझ में आया। और ये याद रखिएगा कि डिग्री चार्ट आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल भी ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इससे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और 10a बराबर 1/√3 तब 10b का मान यानी कि 10b का मान क्या होगा याद रखिएगा। तो इसको ही बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लास को जूम करते हैं और बनाते हैं, ठीक। तो कहता है हमारा कि 10a क्या 10a प्लस b बराबर क्या है हमारा, तो √3 है। और हम लोगों को दिया गया क्या है कि ये मतलब 10a बराबर क्या दिया गया है 1/√3। तो आप लोग बताइएगा कि 1/√3 10 किसका मान होता है, कितनी डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो बताइएगा कि 10 जो है 10 30 डिग्री का मान नहीं होता है 1/√3। अभी ना हम लोग पढ़ के आए कि 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइएगा कि a बराबर √3 लिख सकते हैं। अंडर क्या लिख सकते हैं, √3 लिखें यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 10 जो मान निकल के आएगा 1/√3 कितनी डिग्री का, तो 30 डिग्री का। यहाँ पर जो a का मान निकल के आया तो वही 30 ना निकलेगा। बोलो कैसे, आप बताइएगा कि 10 30 डिग्री का मान जो है 10 30 डिग्री का मान 1/√2 तो वही a का मान यहाँ पर क्या निकल के आया, तो 30 निकल के आया। तो वही हम लोगों से पूछा गया है कि तब 10b का मान क्या होगा। तो अब लोग याद रखिएगा ये जो 10 है, आप लोग याद रखिएगा कि ये √3 जो होता है √3 10 60 डिग्री का मान हो सकता है यानी होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। लिख नहीं सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर जो है 10a था तो 10a बराबर 1/√3 था। और यहाँ बोल रहा है 10a प्लस बी, क्या बोल रहा है 10a प्लस बी। और 10a प्लस बी का मान कितना होता है, तो 10a प्लस बी का मान याद रखिएगा, यहाँ पर मान होता नहीं। 10a प्लस बी का जो √3 दिया गया है ये जो मान होता है 10 60 डिग्री का मान होता है। तो वह उसी तरह हम लोग जैसे यहाँ पर लिखे a बराबर 30 डिग्री तो ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ना a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 60 निकला। तो बताइए यहाँ पे a का मान निकल के आया कितना हमारा 30 डिग्री। तो बताइए कि a के जगह में हम लोग 30 रख देंगे तो b का मान नहीं निकल के आएगा, यानी कि 30 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस में b बराबर में 60 निकल के आएगा। तो b बराबर हम लोग कह सकते हैं 60 माइनस में 30 क्या निकल के आएगा 20 बराबर क्या निकल के आएगा 30, यानी कि b का मान हमारा क्या निकल के आया 30 निकल के आया। कितना निकल के आया 30 निकल के आया। और 10b का मान हम लोगों से पूछा है, किसका मान पूछा है 10b का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10b, क्या लिख सकते हैं 10b। तो 10b का हम लोगों को मान पूछा है तो b का मान कितना निकल के आया, तो 60 डिग्री। क्या निकल के आया 60 डिग्री। तो 10b बराबर 60 डिग्री लिखेंगे। तो बताइए कि 10 60 डिग्री का मान जो है कितना होता है, बोलिए √3 होता है कि नहीं। हाँ, तो √3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में, कोई ऑप्शन में नहीं क्या। आज क्या हो गया क्वेश्चन में, सारा का सारा गलती निकल रहा है, ठीक है ऑप्शन, ठीक है ना। ये थोड़ा पीपीटी बनाने में जो है गलती किया गया है, ठीक है ना। ये सारा ऑप्शन जो है गलती किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं जो बताता हूँ आप लोगों को वो नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन गलत है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ बस वो आप लोगों को नोट करना है और अच्छे से रखना है, ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर जो छाया है, क्या कह रहा है कि एक सेकंड फिर से हम लोग देखते हैं कि कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर जो है 2√3 मीटर जो है वो क्या है लंबी है। क्या लंबी है, तो छाया, यहाँ पर छाया लिखा नहीं है। बहुत पीपीटी में आज गलती किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मत घबराना है, सारा क्वेश्चन मुझे याद है, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल भी गलती होने नहीं दूंगा। तो याद रखिएगा कि जो मतलब जो कि 6 मीटर ऊंचा जो ये खंबा है, ये याद रखिएगा कि खंबा लगा हुआ है, ठीक है, जमीन पर। तो उसका जो छाया की जो लंबाई है, सॉरी यहाँ याद रखिएगा कि ये 6 मीटर खंबा की लंबाई कितना है, तो 6 मीटर है, ठीक है। और खंबे की जो लंबाई है, खंबे की छाया की जो लंबाई है, मान लेते कि ये छाया आया,
कहाँ आया, तो जमीन पर छाया आया, तो छाये की जो लंबाई है वो कितना है 2√3, क्या है 2√3 है। तो याद रखिएगा आप लंबी है तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्लास थोड़ा जूम करते हैं, क्योंकि उसके लिए अभी थोड़ा क्या लगेगा हम लोगों को बहुत सारी जगह का जरूरी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करें एक त्रिभुज बनाए, क्या किए एक त्रिभुज बनाए, क्या बनाए तो त्रिभुज पहले याद रखिएगा कि पहले हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज नहीं पहले इस प्रकार से बनाते हैं और इस प्रकार से पहले बना के समझते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये खंबा है, क्या है खंबा, कितने मीटर ऊंचा है तो 6 मीटर। और ये खंबे की क्या है किसी मतलब किसी टाइम खंबे की ये क्या है छाया है। तो बताइए कि छाया की लंबाई 2√3 मीटर है क्या, तो ये याद रखिएगा। और हम लोग इसको मिला देंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं उन्नयन कोण। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज का कोण ए है, कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है ना। तो बताइएगा यहाँ पर उन्नयन कोण क्या आएगा। अगर अगर हम लोगों को ये वाला दिया गया और ये वाला दिया गया, यानी कि ये लंब दिया गया और ये क्या दिया गया है आधार दिया गया है, यानी कि लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। P और B किस में आता है, आप लोग बताइएगा कि P और B जो है किस में आता है, 10 में आता है कि नहीं, 10A में आता है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि 10A बराबर लिख सकते हैं हम लोग P बटे B। तो बताइएगा कि P का मान यहाँ पे कितना है 6 मीटर है क्या, और बटे B का मान यहाँ कितना है 2√3। तो दुक्का दो से हम लोग 6 को कटा देंगे कितनी बार में 3 बार में, यानी कि बराबर में 3 बटे √3 हो जाएगा ना। और √3 को जो 3 से कटाएंगे तो √3 बार में कटता है, कितनी बार में √3। तो बताइएगा कि 10 कितनी डिग्री का मान √3 आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 10 जो है 60 डिग्री का मान जो है वो √3 आता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को, ऑप्शन ए राइट आंसर लग रहा है क्या, ये सही है ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है उन्नयन कोण जब भी पूछे तो। ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि अध्याय 9वां से पूछा गया आप लोगों को, ये अध्याय 9वां में है, ठीक है ना। याद रखिएगा कहता है इसका नाम ये है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रस्थ, ठीक है ना। और उससे पहले क्या है 8 और उसका नाम क्या है त्रिकोणमिति। याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति से बहुत सारे सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं और उससे अगला चैप्टर से एक क्वेश्चन आप लोगों के 5 नंबरिया में रहता ही है, जो कि क्या है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रस्थ। और त्रिकोणमिति से भी एक प्रश्न जो है 5 नंबरिया आते हैं और उससे 9वां चैप्टर वाला से भी आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं एक क्लास में एक क्वेश्चन को जो है अभी तो मैं डायरेक्ट मतलब जो है कि पूरा अध्याय तो एक ही क्लास में नहीं कवर कर सकता, लेकिन एक जो मेन क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में जो है आप लोगों को क्लास करके जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो जो है दे दिया जाएगा। आप लोग जो है वहां पर देख के जो है सीख सकते हैं कि जो है कौन सा फॉर्मूला को किसे प्रूफ कैसे किया जाता है, या फिर कौन सा मतलब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे बनाना है और शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सारा का सारा जो है मैं आप लोगों को वहां पर बताऊंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि ए 0,1, B 0,5 तथा C 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्लास को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो और ज्यादा लगेगा टाइम, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसको हम लोग ये जो है ये याद रखिएगा कि ये त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, क्या दिया गया शीर्ष। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग पहले बनाना चाहेंगे तो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज का मान लेते हैं ये ए है और ए बराबर कितना दिया गया है ए का क्या दिया गया है 0,1 ना, 0,1 और बी मान लेते हैं हम लोग इसको, तो बी का क्या दिया गया है तो 0,5 और उसके बाद क्या दिया गया है तो सी का क्या दिया गया है तो 3,4। और याद रखिएगा कि इसको हम लोग कहते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो इस प्रकार से हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा कि इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा कि मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो और उसको मैं मिटाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 1/2 इंटू क्या x1 23 और x2 अभी बताता हूं मैं क्या है 23 क्या है और मतलब 31 क्या है, ठीक है ना। मैं एक बार लिख देता हूं फिर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर प्लस में x3 और इंटू में 12 यानी कि
ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा इसको, और याद रखिएगा कि मैं एक बार पढ़ के बता देना चाहता हूं आप लोगों को। याद रखिएगा कि पहले x1 लेना है, फिर x2 लेना है, फिर x3 लेना है, और याद रखिएगा कि उसके बीच में y को लेना है। क्या लेना है, y को। और कैसे लेना है, याद रखिएगा कि 23, 31 और 12, 23, 31 और 12, 23, 31, 12 की अगर हम लोग बात करने जाएं तो 23 यानी कि y2 माइनस y3, ठीक है। 31 का बात अगर बोले तो y3 माइनस में y1, अगर 12 की बात अगर हम लोग कहें तो y2 y1 माइनस y2, ठीक है ना। ये क्या होता है, 23, 31, 12, x1 x2 x3, याद रखिएगा x1 x2 x3 और 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, x1 x2 और x3 याद रखिएगा, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को मिटाना चाहता हूं और एक बार फिर से छोटा करके लिखना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पूरा जगह खा लिया था ना, इसी कारण से हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को जगह चाहिए, तो 1/2 इंटू x1 23। अब बताइए कि डायरेक्ट हम लोग मान रख देते हैं 23 x1, तो बताइए कि यहाँ पर x1 का मान 0 हो जाएगा और इंटू में 23 था, क्या था 23, तो बताइएगा कि 23 को हम लोग लिख सकते हैं 23 यानी कि y2 माइनस में y3, तो y2 क्या हो सकता है, यहाँ पर y2 5 का मान हो सकता है 5 माइनस y3 का मान 4 हो सकता है, क्या हो सकता है 4, और फिर यहाँ प्लस देना है और x2 लिखना है, तो x2 भी क्या है 0 है, क्या है x2 0, और इंटू में 23 के बाद क्या था 31 था, तो 31 क्या लिखेंगे हम लोग 4, 31 यानी कि y3 का मान क्या है 4 है, और 31 यानी कि y1 का मान कितना है, तो 1 है, ठीक है। और अब उसके बाद लिखना है क्या, x1 x2 लिख दिया, अब हम लोगों को x3 लिखना है, तो x3 का मान क्या है 3, और इनटू में बताइए कि 31 12 लास्ट में क्या होता है 12, तो 12 यानी कि y1 का मान कितना है 1, और फिर माइनस y2 का मान कितना है, तो यहाँ पर 5 है कि नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। बताइएगा आप लोग यहाँ पर 1/2 हम लोग लिख दें और इनटू में बताइएगा इसका कोई मतलब हो सकता है और इसका भी कोई मतलब हो सकता है, ये खत्म हो गया, बोलिए कैसे, क्योंकि 0 से जो गुना कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को जोड़े या फिर घटाएं कोई फर्क पड़ने वाला है, यानी कि हमारा क्या बच गया है, ये दोनों सिर्फ बचा, ये बचा, क्या बचा ये, यानी कि 3 गुना इसको माइनस कर देंगे हम, तो क्या बच के आएगा हमारा, क्या बच के आएगा, तो 1 माइनस 5 है तो माइनस में 4 बचेगा ना, माइनस में 4, और याद रखिएगा कि हम लोग 1/2 करेंगे और गुना में क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, यानी कि माइनस में 12 हो जाएगा, और दुक्का 2 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि माइनस में 6 हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो हम लोग प्लस में 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस में 6 आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन में जो है हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी है क्या, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि वो जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा, एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला, ठीक है ना। याद रखिएगा कि पहले 1/2 लिखना है और इनटू में क्या लिखना है 1/2 और इनटू देख के लिखना है, पहले x1 फिर x2 फिर x3, ठीक, x1 में लिखना है 23, x2 में लिखना है 31 और x3 में क्या लिखना है 12, फिर ब्रैकेट की करना है बंद कर देना है। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है बिंदु माइनस में 3,4 की दूरी जो है मूल बिंदु से होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है कि नहीं, बताइएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, और ये क्या होता है हमारा ये दिया गया है, और इसका हमको क्या निकालना है, तो मतलब मूल बिंदु से दूरी। मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो इसे हम लोग x मानेंगे और इसे y, और मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो √x² और प्लस में y²। तो बताइएगा कि x² क्या हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर होगा और प्लस में y² यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोग कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा और +3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा क्या, आप लोग बताइएगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो √25 निकल के आएगा, और 25 बाहर क्या निकल के आता है तो 5। तो बताइएगा कि आंसर क्या निकल के आया हमारा 5। और याद रखिएगा कि
दूरी जब हम लोग जब भी निकालते हैं तो वो हम लोग इकाई में लिखते हैं। कितना में, किस में लिखते हैं? इकाई में। तो 5 इकाई क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इकाई यहाँ तो नहीं लिखा गया है, लेकिन 5 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चलते अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। कैसी होती है? तो मैं याद रखिएगा कि अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। अब कह रहा है कि वृत्त के दोनों सिरों पर, कहां पर? व्यास के सिरों पर। मान लेते हैं कि ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, और केंद्र से जो जाता है, केंद्र से जो अगर जाता है तो जो जिस जीवा, केंद्र से जो भी जीवा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। और कह रहा है कि व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिरों पर मान लीजिए कि व्यास के सिरों पर यहाँ पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। व्यास के सिरों पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, व्यास के सिरों पर। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 स्पर्श रेखा हो गया। कहां पर? तो व्यास के सिरों पर। वो कैसी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि समांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है, याद रखिएगा हमेशा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इंग्लिश नहीं आती लेकिन टूटी फूटी बोल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस प्रकार से जो है जरूर पढ़िएगा और याद रखिएगा कि इस प्रकार से क्या होते हैं, अगर व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो क्या होती है? तो समानांतर होती है। वो दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, देखते हैं। कहता है कि यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से के O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, कोमा जिसके बीच का झुकाव जो है 80 डिग्री है, तो कोण POA बराबर वाट। तो कोई भारी बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हो गया, हम भी बहुत बड़े हैं। ठीक है ना, इसको भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग जूम करेंगे क्लास को। ठीक है, और याद रखिएगा कि सबसे पहली बात वो कह रहा है कि वृत्त, क्या कह रहा है? वृत्त। तो हम लोग वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे? वृत्त। और कह रहा है कि O केंद्र वाले, कौन सा केंद्र वाले? तो O केंद्र वाले। तो केंद्र ले लेते हैं और केंद्र का मान हम लोग क्या ले लेते हैं? O। और कह रहा है कि किसी बिंदु P, यानी कि कह रहा है कि किसी बिंदु P, मान लेते हैं ये बिंदु क्या है? P है। क्या है? P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई है? P से। अगर हम लोग P से अगर हम लोग स्पर्श रेखा के वृत्त पर खींच देंगे तो क्या इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचाएगा? क्या खींचाएगा? ठीक है ना। और याद रखिएगा कहता है कि जिसके बीच का जो झुकाव है, यानी कि स्पर्श रेखा जो खींची गई है उसके बीच का जो झुकाव है वो कितनी डिग्री का है? तो 80 डिग्री का है। कितनी डिग्री का है? 80 डिग्री का है। तो याद रखिए कहता है तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा? POA। और ये जो कहता है PA और PB, याद रखिएगा कि ये स्पर्श रेखा है। क्या है? ये याद रखिएगा, मान लेते हैं ये PA है और ये क्या है? ये जो स्पर्श रेखा है ये PA है और ये B मान लेंगे हम लोग। तो ये स्पर्श रेखा का नाम क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। आप लोग हम अब याद रखिएगा कि इसे हम लोग केंद्र से मिला देंगे। क्या मिला देंगे? केंद्र से मिलाएंगे। और याद रखिएगा हमने पिछली क्लासों में बता के रखा है कि ये क्या होता है हमारा, अगर जितना भी कोण यहाँ होता है उसका समपूरक यहाँ पर होता है। तो बताइएगा कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ अगर 80 डिग्री है तो यहाँ क्या 100 डिग्री हो सकता है? क्या हो सकता है? 100 डिग्री हो सकता है ना। आप लोग बताइएगा। ठीक है, कहता है कि कोण POA, यानी कि PO और A, POA, ठीक है ना। हम लोगों को यहाँ का पूछा है तो बताइएगा कि यहाँ पे 100 डिग्री है और उसको हम लोग आधा में बांट देंगे तो 50 नहीं हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री राइट आंसर। देखिएगा आप याद रखिएगा कि केंद्र पर जो है, याद रखिएगा कि ये जो स्पर्श रेखा झुका हुआ है 80 डिग्री पर। ठीक है, और जो है और याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? संपूरक। यहाँ की क्या होता है? संपूरक होता है। तो संपूरक क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 डिग्री और उसके आधा का हम लोगों को मान पूछा है तो आधा का मान क्या हो जाएगा? 100 का आधा 50 डिग्री। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर। 50 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में? बताइएगा। मैं मानता हूं कि आज थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ सब क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी तो बड़े हैं ना। क्वेश्चन को कुछ नहीं करने देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे आराम से। ठीक है, और ये तो हवा वाला क्वेश्चन है, ये तो आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। कहता है कि 6,4,3,6,4,3 4, 6, 5 तथा x का बहुलक है
और हम लोगों ने बता कर रखा है कि बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार बारंबारता का जो मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। तो याद रखिएगा यहाँ जैसे 6 है, 4 है, सबसे अधिक बार क्या है 6। 6 कितनी बार आया, 1 2 और 1 3 बार आया है ना, 3 बार आया है 6। और 4 4 कितनी बार आया है, 4 1 2 और 3, 4 भी 3 बार और 3 3 आया है 2 बार। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है आंसर, 6 भी आ गया है कितनी बार, 3 बार, 6 3 बार और 4 वो भी 3 बार। तो ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों आंसर थोड़ी हो सकता है ना, हाँ। और ऑप्शन में तो दोनों में कोई भी नहीं दिया गया है। बहुत झोल झाल चल रहा है दोस्तों आज की क्लास में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा या तो यहाँ पे एक 6 ज्यादा होगा या फिर एक 4 ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा होगा वही क्या हो जाएगा, या तो 6 या तो 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोगों को बस याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन से क्या लेना देना है, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, तो ठीक है ना। याद रखिएगा तो अब आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता का मान, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने से बना के चेक करते हैं, तो गलत क्या हो जाएगा, हम लोग खुद से गलत नहीं करेंगे ना, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 से अधिक यानी कि 1.1 1 से अधिक है, ये नहीं हो सकती है, ठीक है। अब 0.1 यानी कि 1 और 0 के 0 और 1 के बीच में रहे तो वो हो सकती है, या फिर 1 से अधिक हो और 0 से छोटा हो तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 0.5 ये 0 और 1 के बीच होगा, 0.9 ये भी 0 और 1 के बीच होगा, 0.1 ये भी 0 और 1 के बीच होगा। तो ये 1.1.1 जो है ये 1 से अधिक हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और सारे पुराने स्टूडेंट हमारे जानते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये है हमारा क्या आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि क्या हम लोग जो है हर सेट में हम लोग 20-20 क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का जो माध्य है वो 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और इसको भी क्या करते हैं, हवा में उड़ा देंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, हवा में उड़ा देंगे सबको, ठीक है ना। बस आप लोगों को ध्यान से क्लास करना है। कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या, याद रखिएगा कि हम मान लेते हैं कि पहला जो विषम संख्या है वो x है। बताइएगा कि अगला हम लोग x प्लस में 2 मान सकते हैं, और फिर अगला में चले तो x प्लस में 4 मान सकते हैं, और x प्लस में 6 मान सकते हैं। 4 को बोला है तो हम लोग 4 को पुरा लिए। अब लेगा सर कि x माने, फिर x प्लस 2 क्यों माने, फिर x प्लस 4 क्यों माने, x प्लस 6 क्यों माने। तो याद रखिएगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जैसे 1 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या होता है हमारा विषम संख्या, क्यों, जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो उसी तरह याद रखिएगा 1 3 5 7 यानी कि 2 बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, 2 बढ़ते जा रहा है। तो पहला अगर हम लोग x ले ले तो उसमें x में 2 नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि सारा विषम संख्या जो है 2 बढ़ते जा रहा है। जैसे 1 3 2 बढ़ रहा है, 3 के बाद 5 2 बढ़ रहा है, 5 के बाद 7 2 बढ़ रहा है। तो पहला अगर हम लोग x माने तो बताइए कि अगला x प्लस 2, फिर उससे अगला x प्लस 4, उससे अगला x प्लस 6 नहीं मान सकते हैं। तो उसका माध्य हम लोग को कितना दिया गया है, 6। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि सारी संख्या को जोड़ते हैं, x प्लस, जैसे क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, और फिर बटे में क्या दे देंगे हम लोग, 4, मतलब कितना, 4 को बोला है संख्या तो 4 दे देंगे बटे में, और कितना बोला है माध्य, तो 6। तो सारे को जोड़ेंगे, x प्लस x 2x प्लस x 3x प्लस x 4x, क्या हो जाएगा, 4x जोड़ेंगे 2 4 6 यानी कि 12 हो जाएगा। अब 12 और इससे हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे कोना कोनी, तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 12 को उधर हम लोग माइनस में भेज देंगे, यहाँ पे 12 होगा ना, 12 को, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस में 12, तो क्या निकल के आएगा, 24 माइनस 12 क्या निकल के आएगा, 4x बराबर 12 होगा। 12 और चरका चर में हम लोग 12 3 बार में कटा देंगे, तो x का मान क्या निकल के आया, 3। अब बताइएगा कि x का मान 3 निकल के आया, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है,
ये वाला x प्लस 6 बड़ी संख्या है ना, तो 3x का मान निकल के आया है। और x में अगर यहाँ पे x का मान हम लोग 3 रख दे और 6 में 3 जोड़ देंगे, क्या 9 हो जाएगा ना। तो 9 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। तो कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं हम लोग। तो 9 कहाँ है, देखो यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कितनी गलती आ रही है, ठीक है ना। तो बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, जो पीपीटी बनाते हैं हमारे, उसको थोड़ा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है, हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि बहुत नहीं मिला, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, आज की क्लास में ऐसा एरर हुआ है, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि नहीं हो, ठीक है ना। तो बताइएगा कि आंसर हमारा क्या निकल के आया था, 9 निकल के आया था। कोई बात नहीं, 9 एक विषम संख्या भी है। और बताइएगा आप लोगों को ये जो क्लास है हमारा, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर दिन लाते हैं। और हमारे वीडियो को जो है सभी अपने दोस्तों तक और सभी आसपास के लोगों तक जो है शेयर जरूर कीजिएगा, और सबको बोलिएगा कि सर यहाँ पे भी क्लास होते हैं, आओ और देखो, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।